हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और आज सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। और आज हम 26 जनवरी की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पुराने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनके आंसर से, देखते हैं उनके सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर एक था कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, भाग 2। जो भारतीय संविधान है उसमें जो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच दिए गए हैं, आर्टिकल 5 to 11 के बीच दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें एक आपको अपने कॉन्सेप्ट का यूज़ करना था। इसमें पूछा गया कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग किए बिना किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता की स्थिति क्या होगी। सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो भारतीय है और वो किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ उस देश की वो नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जो पहले की भारतीय नागरिकता है उसका क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन बी है नागरिकता बनी रहेगी, ऑप्शन सी है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं देता है, यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता की बात की जाए और तो उसकी जो भारतीय नागरिकता वो स्वतः समाप्त हो जाएगी और वो उस विदेशी नागरिक ही माना जाएगा। और इसमें दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता का अगर दोनों कॉन्सेप्ट को समझें तो दोहरी नागरिकता का संबंध एक और बात से है कि किसी देश में क्या है कि राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। भले ही कोई किसी भी राज्य का हो लेकिन वो सब भारतीय होंगे। इसके बाद शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर क्वेश्चंस की। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा ये एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास कवच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभ्यास कवच, तो इसका संचालन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी चांदीपुर में और ऑप्शन डी पुणे में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में। अभ्यास कवच का आयोजन अंडमान निकोबार में किया जा रहा है और ये जो अंडमान एवं निकोबार एक कमान है और ये एक पहली ऐसी कमान है कि जो इंटीग्रेटेड कमान है। इसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों की यूनिटें शामिल हैं। तो ये इस टाइप की एक पहली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है और इसको ANC नाम भी दिया गया है, अंडमान निकोबार कमांड। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का हाल ही में सफल परीक्षण किस विमान द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हॉक, ऑप्शन बी S-430, तो यहाँ पे S-4 नहीं है, Su-30 है, सुखोई 30, और ऑप्शन सी MiG-21, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हॉक। तो हॉक द्वारा इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसे SAAW के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया। हालांकि इससे पहले भी इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं। और ये जो हॉक विमान की बात करें तो ये इस समय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा असेंबल किया जा रहा है। ये हमने 2007 में इसको कहाँ से ख़रीदा था वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, आंसर देंगे। ओके,
अगर कुछ बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो ये स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन होते क्या हैं। तो इनका मकसद होता है कि जो भी हमारा एयर फील्ड होता है, जहाँ भी हमारे जो एयर एसिड्स हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी होती है, तो उसके चारों ओर एक कवर का काम करती हैं और वहाँ पे किसी भी तरह के जो एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह का कोई भी हमला है तो उसको नाकाम बनाने में सहयोग करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। तो ये 24वां जो हुनर हाट है इसका आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ किया जा रहा है। हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों द्वारा बनाए गए जो हस्तशिल्प होते हैं, जिसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, और जो पारंपरिक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रदर्शनी होती है। और ध्यान देने की बात यह है कि जो देश में पहले हुनर हाट का आयोजन नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ? प्रगति मैदान नई दिल्ली, इसको आप याद रखेंगे। अगर कुछ और बात करें तो इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये आता है उस्ताद योजना के अंतर्गत। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि उस्ताद योजना किससे संबंधित है, तो अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। उसमें उनके हस्तशिल्प जो कौशल हैं उनको विकास किया जाता है। अगर इसका पूरा नाम देखेंगे उस्ताद का, तो अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट या क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोविन एप्लीकेशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा से, ऑप्शन बी कोविड-19 वैक्सीन से, ऑप्शन सी महिला शिक्षा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। कोविन एप्लीकेशन कोविड-19 के वैक्सीन की एक निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से एक लॉन्च की गई ऐप थी। और इसका अगर पूरा नाम देखेंगे कोविन का, तो कोविन का पूरा नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसका पूरा नाम हो गया। इसके जो कोविन एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से ही जो इसका कोविड-19 की वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर कंट्रोल होगा, वो रखा जाएगा। कोविन एक क्लाउड आधारित सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है और इसे भारत के कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है उनके प्रबंधन हेतु तैयार किया गया है। इसके जो अंतर्गत है वो जो किए जाने वाले कार्यों में सूचना प्रबंधन में लाभार्थियों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना, उनका टीकाकरण हेतु केंद्रों का आवंटन और लाभार्थियों को उनके टीका प्रदाता या जिसने भी उनका वैक्सीन किया वैक्सीनेटर के नाम के साथ मैसेज भेजना और कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन की कितनी उपलब्धता उसको हम लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ घोटाला हो सकता है। सपोज कीजिए मान लो किसी स्टोरेज में 10 वैक्सीन है लेकिन उसको बताया जा रहा है कि नहीं इसमें तो 5 ही हैं। इससे हम लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कितना यूज हुआ, कितने बचे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हाल ही में कब मनाया गया। ऑप्शन है 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना दिवस है वो है 25 जनवरी 1950 और इसी के उपलक्ष्य में ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर इसके पीछे के उद्देश्यों की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है और मतदान के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन हेतु एक उत्तरदायी तो इसका बनता है और एक उत्तरदायी मतदाता भी बनाना है लोगों को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि उकेरिया जोशी क्या है। तो ऑप्शन 1 चींटी है, या एक बाघ है, या एक कोयल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक चींटी। भारत में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है, और ये कहाँ की गई है, केरल और तमिलनाडु में की गई है। और ये जो चींटियाँ ये उकेरिया वंश की हैं। अब खोज किसने की है, तो इसमें एक जो विशेष प्रोफेसर थे उनका नाम था उकेरिया जोशी, प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर अमिताभ जोशी। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो था वो उकेरिया जोशी रख दिया। उकेरिया इस चींटी की प्रजाति का नाम है, और जोशी प्रोफेसर साहब का सब नेम टाइटल था, जिसकी वजह से इसका नाम उकेरिया जोशी रख दिया गया। और जो दूसरी प्रजाति थी उसको नाम उसका दिया गया उकेरिया डीकेमरा। तो ये दोनों हो गई जिनकी खोज हुई है अभी। कहाँ हुई है, केरल और तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर किस पुरस्कार की स्थापना की है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ऑप्शन बी पराक्रम पुरस्कार, ऑप्शन सी वीरता पुरस्कार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। एक डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होगा। अब बात कर लें तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की। तो ये जो जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1987 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जनवरी 1887 इनका जन्म 23 जनवरी 1887 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, ये कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कटक में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT की स्थापना भी की गई है। इसके साथ ही बात करें एक और क्वेश्चन की, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपदा प्रबंधन का ये दिवस है कब मनाया जाता है। तो वो उसका आंसर था 19 जनवरी को, क्योंकि 19 जनवरी 2006 को ही NDRF की स्थापना की गई थी, नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स। और इसकी स्थापना ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। और अगर बात करें तो NDRF में 12 बटालियन है वर्तमान में, जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें 8 बटालियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यातायात उल्लंघन प्रीमियम, ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम शुरू करने की जो सिफारिश है वो हाल ही में किस संस्था द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए CB, ऑप्शन बी IRDA, ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी IRDA। IRDA एक विनियामक संस्था है, जिसे रेगुलेटरी बॉडी भी कहा जाता है। अगर आपने संस्थाओं का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा संस्थाएं जैसे संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, विनियामक संस्थाएं तो इस टाइप की होती हैं। तो ये IRDA एक विनियामक संस्था, और ये पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रहती हैं। ये अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगर IRDA की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है। इसके साथ ही ये ट्राई भी एक विनियामक संस्था, और सेबी भी। जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है, और ट्राई टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती है। अब इसकी बात करते हैं, ये यातायात उल्लंघन प्रीमियम क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है तो उसे इस यातायात उल्लंघन प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ये वाहन पर लागू होगा, न कि चालक पे। भले ही चालक कोई भी हो, लेकिन वो उस वाहन का जो भी मालिक होगा, जो भी ओनर होगा, ये उसके नाम पर ऐड कर दिया जाएगा। और वो जब भी अपने बीमा का रिनोवेशन कराने जाएगा, उसको अपनी बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने जाएगा, तो उस पर जितना भी ये लगा होगा टैरिफ, वो साथ में ऐड कर दिया जाएगा, उसने जितनी भी बार उन रूल्स का वायलेशन किया होगा।
सपोज़ कीजिए मैंने जैसे अभी बीमा कराया 2000 किसी भी डेट को मान लीजिए 2020 में, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी है 2021 अगस्त तक। तो इस पीरियड के बीच में जितनी भी बार मैंने ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन किया तो उसमें क्या है कि वो पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, और जब मैं इसका रिनोवेशन कराऊंगा 2021 अगस्त में तो उन पॉइंट के हिसाब से मेरे पे पेनल्टी लग के और प्लस जो पॉलिसी की फ़ीस होगी दोनों को ऐड करके मेरे को पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर। इसके बाद आपके लिए कल के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक बोलेंगे मौलिक अधिकार उससे संबंधित हैं, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। तो जो भी इसका सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, और इसमें पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। यहाँ पे मूल संविधान की बात की गई है, जब संविधान बना था उस टाइम पे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। जो भी इसका सही आंसर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट। प्लीज़ सब्सक्राइब जो भी नए हों इस चैनल पे और हमसे जुड़ें, एंड शेयर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके लिए भी यूजफुल हो सकती है। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। और ये ख़ास तौर से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो दिवस वाली हैं या ये एक्सरसाइज वाली हैं, तो ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, कौन सी एक्सरसाइज किस देश के बीच हो रही है। और जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं लाइक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तो वो इस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करें। बाकी तो ये सभी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो स्टेट PCS लाइक जैसे एग्ज़ाम उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए तो आपके ग्रुप मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन के लिए वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसकी जो लिंक है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें कोई गलती ना हो, उसके बाद भी अगर ह्यूमन एरर की वजह से इसमें कोई गलती हो जाती है तो हम उसको सुधार करके उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, तो आप उससे वहाँ पे देख सकते हैं।